हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के क्लास में भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 650 से ज़्यादा प्रश्न डिस्कस करेंगे और ये सारे प्रश्न हम टॉपिक वाइज पढ़ने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं भौतिक विज्ञान के लगभग सारे चैप्टर को हमने इस वीडियो में कवर कर दिया है। ठीक है, प्रत्येक चैप्टर से हमने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में ले लिए हैं। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो इस वीडियो से बेहतर दूसरा चीज़ हो नहीं सकता है। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करिएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ भी अवेलेबल है, साथ साथ में और भी सब्जेक्ट्स के पीडीएफ हैं। सभी का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर है, टॉपिक है एएसआई मात्रक। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या कितनी है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में मूल मात्रकों की संख्या है 7। दूरी का एसआई मात्रक क्या है? दूरी का एसआई मात्रक है मीटर। तो एकदम से हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और अंत तक जाएंगे। ठीक है, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो। समय का एसआई मात्रक क्या है? सेकंड है। समय का एसआई मात्रक सेकंड है। गलती से घंटा, आवर वगैरह मत कर दीजिएगा, मिनट या घंटा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या है? द्रव्यमान का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम। ठीक है, इस तरह का जब भी प्रश्न पूछा जाता है तो ऑप्शन में आपको ग्राम दे देगा, मिलीग्राम दे देगा, किलोग्राम दे देगा। ठीक है, तो आपको एकदम से ध्यान रखना है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? तापमान का एसआई मात्रक है केल्विन। नेक्स्ट, ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई मात्रक होता है कैंडेला, जिसे CD से सूचित किया जाता है। पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक होता है मोल। प्रेशर का एसआई मात्रक क्या है? प्रेशर यानी दाब, तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन है। कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो कार्य और ऊर्जा, इन दोनों का एसआई मात्रक सेम ही होता है। क्या होता है? जूल होता है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या होता है, तो कार्य का CGS पद्धति में मात्रक होता है अर्ग। अर्ग, ध्यान रखिएगा। तो शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? वॉट है। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या है? फ्रीक्वेंसी का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलोम है। नेक्स्ट, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट। धारिता यानी कैपेसिटेंस का एसआई मात्रक क्या है? फैराड। प्रेरकत्व, ठीक है, यानी इंडक्टेंस का एसआई मात्रक क्या है? हेनरी, जिसे H से सूचित किया जाता है। तरंग दैर्ध्य का एसआई मात्रक क्या है? वेवलेंथ का एसआई मात्रक मीटर। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या है? रेडियन। घन कोण का एसआई मात्रक क्या है? स्टेरेडियन। चलिए अगला क्वेश्चन, त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड वर्ग। ठीक है, जिसे m प्रति सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, संवेग का एसआई मात्रक क्या है? यानी मोमेंटम। मोमेंटम का एसआई मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, और उसे कैसे लिखा जाता है उसे भी हमने कोष्ठ में लिख दिया हुआ है, उसे भी ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन में ये भी आपको दे सकता है। श्यानता यानी विस्कोसिटी का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल सेकंड या फिर पोइज। ज्योति फ्लक्स का मात्रक क्या है? ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वेबर है। ठीक है, WB से सूचित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। नेक्स्ट, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। ऊष्मा, ऊर्जा या कार्य, इन सभी का एसआई मात्रक जूल होता है।
1 नैनोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 10⁻⁻9 मीटर। खगोलीय दूरी को मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। ठीक है, खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापा जाता है, लेकिन खगोलीय दूरी की मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होता है। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या है? तो बल आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है न्यूटन मीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी, लेकिन खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई अभी बताया आप सभी को पारसेक होता है। चाल का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकेंड। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? ओम मीटर। विद्युत चालकता का एसआई मात्रक क्या है? सीमेंस प्रति मीटर। अगला क्वेश्चन, पावर ऑफ लेंस का मात्रक क्या है? पावर ऑफ लेंस का मात्रक होता है डायोप्टर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का अन्य मात्रक क्या है? एम्पियर प्रति मीटर। ऊष्मा की मात्रा का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या है? कैलोरी। आवेग का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन पर सेकेंड। प्लैंक नियतांक का एसआई मात्रक क्या है? जूल पर सेकेंड। एक फैदम किसके बराबर होता है? 6 फीट। नेक्स्ट, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य किस इकाई में मापी जाती है? एंगस्ट्रॉम में। रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या है? तो रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक होता है बेकुरल। एक अश्वशक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट। ध्वनि की तीव्रता किस मात्रक में मापी जाती है? डेसिबल में। ठीक है, डेसिबल को छोटा डी और कैपिटल बी से सूचित किया जाता है। बल की सीजीएस इकाई क्या है? डाइन है। एक बार दाब किसके बराबर होता है? 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। अगला हमारा टॉपिक है गति एवं सरल आवर्त गति। ठीक है, रिवीजन करने के लिए इसका पीडीएफ भी आप ले सकते हैं, रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक है, इसलिए पीडीएफ आप सभी को दिया जा रहा है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत ही कम प्राइस पेड करके इसका पीडीएफ और भी सब्जेक्ट्स का पीडीएफ आप ले सकते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे के सारे जो हैं महत्वपूर्ण पीडीएफ हैं। चलिए, तो गति और सरल आवर्त गति का हमारा पहला क्वेश्चन है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी की दर क्या कहलाती है? चाल। ठीक है, विस्थापन की दर को क्या कहते हैं? विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है, यानी वेलोसिटी। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण यानी एक्सेलरेशन। वह राशि जिसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं, क्या कहलाती है? उसे अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बल की परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से मिलती है? प्रथम नियम। संवेग संरक्षण का नियम न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तृतीय नियम। जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? न्यूटन के प्रथम नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। बंदूक से गोली चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? तृतीय नियम। ठीक है, नेक्स्ट, वृत्त की परिधि पर नियत चाल से गति क्या कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु एक समान वृत्तीय गति करती है तब उसका वेग कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है, वेरिएबल होता है। ठीक है, अभिकेंद्रीय बल की दिशा कैसी होती है? केंद्र की ओर। अपकेंद्रीय बल किस बल का उदाहरण है? तो छद्म बल यानी आभासी बल का उदाहरण है। मक्खन निकालने वाली मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल सिद्धांत पर। सरल आवर्त गति में मध्य स्थिति पर त्वरण का मान कितना होता है? 0 होता है। सरल आवर्त गति में मध्य स्थिति पर वेग का मान कितना होता है? अधिकतम होता है। सरल आवर्त गति में चरम स्थिति पर गतिज ऊर्जा कितनी होती है? तो 0 होती है। सरल आवर्त गति करने वाले कण का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो उसके द्रव्यमान और बल नियतांक पर। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सरल लोलक की लंबाई बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी वस्तु द्वारा
एक दोलन पूरा करने में लगा समय क्या कहलाता है? इसे ही आवर्तकाल यानी टाइम पीरियड कहा जाता है। 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या क्या कहलाती है? इसे आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आवृत्ति और आवर्तकाल के बीच क्या संबंध है? तो देखिए ध्यान से पढ़िए, ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, जिसका अर्थ है कि एक के बढ़ने से दूसरा घटता है। इन दोनों के बीच संबंध को इस गणितीय सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है, f इक्वल टू स्मॉल f इक्वल टू 1/t या फिर t इक्वल टू 1/f। यहाँ पर f क्या है? आवृत्ति है, ठीक है, जो कि हर्ट्ज में मापी जाती है, और t जो है ये आवर्तकाल है जिसे सेकंड में मापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, घड़ी में कौन सी गति होती है? आवर्ती गति होती है घड़ी में। संवेग का सूत्र क्या है? द्रव्यमान गुने वेग यानी मास इनटू वेलोसिटी। न्यूटन का द्वितीय नियम किसे मापने का सूत्र देता है? बल को मापने का सूत्र देता है। सड़क पर मोड़ लेते समय साइकिल सवार अंदर की ओर क्यों झुकता है? आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, वेग कौन सी राशि है? तो वेग जो है ये सदिश राशि है। वेग, संवेग, आवेग ये सारे सदिश राशि हैं। रॉकेट का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। नेक्स्ट, प्रक्षेप्य गति का पथ कैसा होता है? प्रोजेक्टाइल मोशन का पथ कैसा होता है? तो ये पैराबोलिक होता है, ठीक है, परवलयाकार। तो जो भी टफ हिंदी है तो बाजू में मैं इंग्लिश लिख दिया हूँ, तो आप सभी को अच्छे से समझ में आता रहेगा। दोस्तों, आप सभी को वीडियो पसंद आता है तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो ये हमारा भौतिक विज्ञान का वीडियो है, और भी रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसी तरीके से सभी का मास्टर वीडियो अवेलेबल है। चलिए अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए किस कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए? 45 डिग्री कोण पर, ठीक है। तो किसी वस्तु को, जैसे भाला फेंक खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा भारत के, अगर उन्हें भाला सबसे अधिक दूरी तक फेंकना है तो किस कोण पर उनको अपने हाथ को रख के फेंकना चाहिए? तो 45 डिग्री, ठीक है, सबसे ज़्यादा दूर वस्तु जाएगी इस डिग्री पर। चलिए अगला क्वेश्चन, वृत्तीय गति में वेग की दिशा कैसी होती है? स्पर्श रेखीय, ठीक है। रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? बाह्य बल के बराबर। जब कोई वस्तु एक समान चाल से वृत्त में घूमती है तो उसका त्वरण कैसा होता है? केंद्र की ओर निर्देशित होता है। नेक्स्ट, सरल आवर्त गति में अधिकतम स्थितिज ऊर्जा कहाँ होती है? चरम स्थिति पर, ठीक है। यदि कोई पिंड वेग v से गति कर रहा है तो उसकी गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होगा? तो इसकी गतिज ऊर्जा का सूत्र होगा ke इक्वल टू, ke का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी, ke इक्वल टू हाफ mv², जहाँ ke गतिज ऊर्जा है, m वस्तु का द्रव्यमान है, ठीक है, यानी मास है, और v क्या है? ये वस्तु का वेग है। एक समान वृत्तीय गति में कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहती है? चाल। अदिश राशि का उदाहरण क्या है? तो देखिए ये सारी राशियां अदिश राशि हैं। दूरी, चाल, द्रव्यमान, समय, आयतन, तापमान, कार्य, ऊर्जा तथा धारा, इन्हें रट जाइएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बार बार पूछा जाता है। ये अदिश राशियां हैं। अब सदिश राशियों को जानिए। वेग, बल, त्वरण, संवेग, आवेग, भार तथा विस्थापन, ये सारी सदिश राशियां हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, कोणीय वेग का SI मात्रक क्या है? रेडियन प्रति सेकंड। यदि सरल लोलक को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। जी का मान कम होने के कारण जो है इसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। जी मतलब ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। एक साइकिल सवार को मोड़ पर किस बल की आवश्यकता होती है? अभिकेंद्रीय बल, ठीक है। यदि किसी पिंड का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसका संवेग कितना हो जाएगा? दुगुना हो जाएगा।
नेक्स्ट, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम किस पर आधारित है? न्यूटन के द्वितीय नियम पर आधारित है। कोई वस्तु विराम में कब कहलाती है, यानी रेस्ट अवस्था में कब कहलाती है? जब समय के साथ उसकी स्थिति नहीं बदलती है, ठीक है, यानी उसे कहा जा सकता है कि वस्तु विराम अवस्था में है। किसी वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम दूरी और लिया गया कुल समय का अनुपात क्या कहलाता है? इसे औसत चाल कहा जाता है। एक्सेलरेशन कौन सी राशि है? त्वरण सदिश राशि है, यानी वेक्टर क्वांटिटी। घूर्णन गति का उदाहरण क्या है? लट्टू का घूमना, पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमना, ये सारे घूर्णन गति के उदाहरण हैं। एक पिंड को किस वेग से फेंकने पर वह सरल आवर्त गति करेगा यदि बल विस्थापन के समानुपाती और विपरीत हो? वृत्ताकार पथ पर गति करने वाले पिंड पर कौन सा बल आवश्यक रूप से कार्य करता है? अभिकेंद्रीय बल। वस्तु के विराम में रहने या एक समान गति में रहने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? इसे ही इनर्शिया कहा जाता है, जड़त्व। न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जाना जाता है? तो गैलीलियो का नियम भी इसे कहा जाता है और जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। अब चलिए अगला हमारा टॉपिक है कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ध्यान से देखिए। कार्य का एसआई मात्रक क्या है? जूल है, ठीक है। एसआई मात्रक में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। कार्य एक सदिश राशि है या अदिश राशि? तो कार्य जो है ये अदिश राशि है, ठीक है। कार्य कब शून्य होता है? तो जब वस्तु पर लगाया गया बल शून्य हो, या बल की दिशा में विस्थापन शून्य हो, या जब बल और विस्थापन के बीच का कोण 90 डिग्री हो, तब कार्य शून्य होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि कोई कूली सिर पर 20 किलोग्राम वजन लेकर क्षैतिज समतल पर चल रहा है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? शून्य होगा। ऊर्जा का मात्रक क्या है? ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण किसी वस्तु में निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु की स्थिति या विन्यास के कारण उसमें निहित ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन। खींचे हुए धनुष में किस प्रकार की ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। और खींचे हुए धनुष को जब भी छोड़ दिया, धनुष को जब भी छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा जो है गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है? ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट। विद्युत मोटर ऊर्जा के किस रूपांतरण का उदाहरण है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। चलिए अगला क्वेश्चन। विद्युत बल्ब ऊर्जा के किस रूपांतरण का उदाहरण है? विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में यानी ऊष्मीय ऊर्जा में बदल देता है। नेक्स्ट, पवन चक्की ऊर्जा के किस रूपांतरण का उदाहरण है? पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। डायनेमो ऊर्जा के किस रूपांतरण का उदाहरण है? तो डायनेमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट होता है। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति, ठीक है। कार्य करने की दर को शक्ति यानी पावर कहा जाता है। शक्ति का अन्य मात्रक अश्व शक्ति किसके बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति, ठीक है। 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। अगला क्वेश्चन। घरों में विद्युत खपत किस मात्रक में मापी जाती है? किलोवाट घंटा या फिर यूनिट में। यदि किसी वस्तु का संवेग दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी। द्रव्यमान और प्रकाश के वेग के बीच ऊर्जा संबंध किसने स्थापित किया था? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, ठीक है। बांध के जल यानी डैम का जो वाटर होता है उसमें कौन सी ऊर्जा संचित रहती है? स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। डैम का जो जल एक जगह रुका हुआ रहता है तो उसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। चलिए अगला क्वेश्चन। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है?
गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है, अभी हमने पढ़ा है ऑलरेडी, ठीक है, फिर से देख लीजिए, के ई इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे के ई गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी है, एम वस्तु का द्रव्यमान है और वी वस्तु का वेग है। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो देखिए ये होता है mgh, जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान है, g गुरुत्वाकर्षण त्वरण है और h जमीन से वस्तु की ऊंचाई है, ठीक है। तो m इंटू जी इंटू एच स्थितिज ऊर्जा का ये सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन, शक्ति का सूत्र क्या है? तो शक्ति का सूत्र होता है कार्य बटे समय। ऊर्जा के किस रूपांतरण में सबसे कम प्रदूषण होता है? सौर ऊर्जा में सबसे कम प्रदूषण होता है, ठीक है, ना के बराबर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? बैटरी यानी सेल। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? माइक्रोफोन, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन बदलता है? सितार या फिर गिटार, ये यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। ऊर्जा के दो मुख्य रूप कौन से हैं? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन, एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाने पर 2 मीटर का विस्थापन होता है, तो किया गया कार्य कितना होगा? 20 जूल होगा, ठीक है, क्योंकि कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, ठीक है, कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य है, ठीक है, सूर्य। नेक्स्ट, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? तो ये द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता के सिद्धांत को व्यक्त करता है, जो दर्शाता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही चीज़ के दो रूप हैं और एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। नेक्स्ट, स्प्रिंग को संपीड़ित करने पर उसमें कौन सी ऊर्जा संचित होती है? स्थितिज ऊर्जा। किसी पिंड के द्रव्यमान को दुगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेग को स्थिर मानते हुए दुगुनी हो जाएगी, ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होगी? दुगुनी हो जाएगी। शक्ति कौन सी राशि है? अदिश राशि है। जब कार्य ऋणात्मक होता है तो ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है। पवन ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीकरणीय ऊर्जा है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फिशन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन। कोयले का जलना ऊर्जा के किस नियम का उदाहरण है? रासायनिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण, ठीक है। जलते हुए कोयले में कौन सी ऊर्जा निहित होती है? रासायनिक ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन, एक पिंड को ऊंचाई से गिराने पर उसकी गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? गतिज ऊर्जा बढ़ती है और स्थितिज ऊर्जा घटती है। यांत्रिक लाभ का सूत्र क्या है? निर्गत बल बटे आगत बल, ठीक है। ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा, ठीक है। वैसे ऊर्जा का मात्रक ऐसा ही मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा है? ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई बताइए, किलोवाट घंटा, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? वस्तु के वेग और स्थिति पर। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है? तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है प्रकाश संश्लेषण में। अगला क्वेश्चन, 1 जूल लगभग कितने अर्ग के बराबर होता है? 10 पर पावर 7 अर्ग के बराबर होता है 1 जूल। कार्य की सीजीएस इकाई क्या है? अर्ग है। एक आदर्श मशीन की दक्षता कितनी होती है? 100%। तो अगला हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। चलिए ध्यान से देखिए, 151 नंबर प्रश्न, दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? इसे ही गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? आइजैक न्यूटन ने। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का मान कितना होता है? 6.67 गुने 10 पर पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान
किस पर निर्भर नहीं करता है? माध्यम पर यानी मीडियम पर निर्भर नहीं करता है। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है वह क्या कहलाता है? गुरुत्व बल। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार किस स्थान पर अधिकतम होगा? ध्रुवों पर यानी पोल्स पर, ठीक है, और भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा भार, ठीक है, ध्यान रखिए। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार किस स्थान पर न्यूनतम होता है? विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर, इक्वेटर पर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? 0 होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है? घटता है। नेक्स्ट, पलायन वेग किसे कहते हैं? तो देखिए, एस्केप वेलोसिटी क्या किसे कहा जाता है? वह न्यूनतम वेग जिसे किसी पिंड को फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाए, इसे ही पलायन वेग कहा जाता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान लगभग कितना है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के जी का कितना गुना है? 1/6 गुना, ठीक है। यानी कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर 60 किलोग्राम की है तो वो उसे अगर चंद्रमा पे भेजा जाए तो वो 10 किलोग्राम की हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिए। चंद्रमा पर वायुमंडल क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ गैसों का पलायन वेग उनके अणुओं के वेग से कम है। भारहीनता की स्थिति कहाँ होती है? मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु में या अंतरिक्ष यान में। किसी लिफ्ट का त्वरण ऊपर की ओर होने पर व्यक्ति का आभासी भार कैसा प्रतीत होता है? बढ़ा हुआ, ठीक है। कृत्रिम उपग्रह के अंदर व्यक्ति का भार कैसा होता है? 0 होता है। भूस्थैतिक उपग्रह यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटा होता है। भूस्थैतिक उपग्रह पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं? तो देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो है पृथ्वी से लगभग 36,000 किलोमीटर ऊपर स्थापित किए जाते हैं। उपग्रहों की चाल किस पर निर्भर करती है? पृथ्वी के केंद्र से उसकी दूरी पर। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो देखिए, इसका सूत्र होता है U = mgh, ठीक है, जहाँ पर m वस्तु का द्रव्यमान है, g गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण है, ठीक है, और h जो है वस्तु की ऊंचाई है। गुरुत्वीय त्वरण जिसे छोटा g से दर्शाया जाता है, इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिए। यदि पृथ्वी अचानक घूमना बंद कर दे तो ध्रुवों को छोड़कर अन्य स्थानों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा। अंतरिक्ष में किसी पिंड को फेंके जाने पर पृथ्वी की ओर लौटने का कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण है। ग्रह अपनी कक्षाओं में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, यह किसने कहा था? केपलर ने कहा था। केपलर का द्वितीय नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम पर आधारित है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, किसी ग्रह के पलायन वेग और कक्षीय वेग के बीच क्या संबंध है? ग्रह के लिए पलायन वेग उसके कक्षीय वेग से √2 गुना यानी लगभग 1.414 गुना अधिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट, कक्षीय वेग का मान किस पर निर्भर नहीं करता है? तो उपग्रह के द्रव्यमान पर। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति किलोग्राम। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला, ठीक है, अंतरिक्ष से आकाश काला दिखाई देता है और पृथ्वी से नीला, ठीक है। तो पृथ्वी से आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, ठीक है, इसलिए। चलिए, अगला क्वेश्चन, दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के साथ कैसे संबंधित है? ध्यान से पढ़िए। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसका अर्थ है कि दूरी बढ़ने पर बल घटता है और दूरी घटने पर बल बढ़ता है। इसका सूत्र होता है कैपिटल F = G (m1 m2)
प्रति आर स्क्वायर, ठीक है, जहाँ पर एफ गुरुत्वाकर्षण बल है, ठीक है, जी जो है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, m1 और m2 पिंडों के द्रव्यमान है और r जो है उनके केंद्रों के बीच की दूरी है। ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, गुरुत्वीय त्वरण कौन सी राशि है? सदिश राशि। अगला क्वेश्चन, लिफ्ट के नीचे आते समय रस्सी टूटने पर व्यक्ति का भार कैसा हो जाता है? शून्य, ठीक है, यानी भारहीनता। एक पिंड का भार 60 न्यूटन है, यदि इसे चंद्रमा पर ले जाया जाए तो इसका भार कितना होगा? 10 न्यूटन। अभी मैंने आप सभी को बताया। क्या किसी पिंड का द्रव्यमान गुरुत्वाकर्षण के कारण बदलता है? तो नहीं, केवल भार बदलता है। गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है या असंरक्षी बल? तो ये कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी संरक्षी बल है। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति किसका उदाहरण है? वृत्तीय गति का उदाहरण है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी कौन सी राशि है? अदिश राशि। यदि पृथ्वी अपनी सामान्य गति से अधिक तेजी से घूमने लगे तो विषुवत रेखा पर वस्तु के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा, इक्वेटर पर घट जाएगा, ठीक है। केपलर का प्रथम नियम क्या बताता है? ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, ठीक है, केपलर ने कहा था ये बात। कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? माइक्रोवेव। पृथ्वी के घूर्णन की अवधि कितनी है? 24 घंटे। सूर्य के लिए पलायन वेग का मान कितना है? 617.5 किलोमीटर पर सेकेंड। गुरुत्वाकर्षण बल की प्रकृति कैसी होती है? हमेशा आकर्षित करने वाली, ठीक है। भार का सूत्र क्या है? द्रव्यमान गुने गुरुत्वीय त्वरण, यानी W = m/g। जब लिफ्ट नियत वेग से ऊपर या नीचे जाती है तो आभासी भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? कोई परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। उपग्रह की कुल ऊर्जा कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। उपग्रहों में समय मापने के लिए किस घड़ी का उपयोग किया जाता है? परमाणु घड़ी। ब्लैक होल से प्रकाश क्यों नहीं निकल पाता? क्योंकि उसका पलायन वेग प्रकाश वेग से अधिक होता है। नेक्स्ट, चंद्रमा पर जी का मान कम क्यों होता है? क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी से कम है, ठीक है। यहाँ पे जी क्या दर्शाता है? स्मॉल जी, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। गुरुत्वीय त्वरण बराबर Gm/r² सूत्र में r किसका प्रतिनिधित्व करता है? पृथ्वी की त्रिज्या का। यहाँ पे कैपिटल G सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, कैपिटल M जो है ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, r जो है पृथ्वी की त्रिज्या है और स्मॉल g गुरुत्वीय त्वरण। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार का बल है? तो ये केंद्रीय बल है, सेंट्रल फोर्स है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है, यानी 5वां नंबर टॉपिक है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? कूलॉम है, ठीक है। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर है। किसी चालक में आवेश का प्रवाह किसके कारण होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। अगला क्वेश्चन, वह उपकरण जो किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाता है क्या कहा जाता है? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर किस प्रकार निर्भर करता है? तो ध्यान से पढ़िए। चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के सीधे समानुपाती होता है, जिसका अर्थ है कि चालक की लंबाई बढ़ने पर उसका प्रतिरोध बढ़ता है और लंबाई घटने पर प्रतिरोध घटता है, बशर्ते तापमान और अन्य कारक स्थिर हों। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है? तो विभवांतर और धारा के बीच संबंध। V = IR होता है। V मतलब वोल्ट, I धारा, R प्रतिरोध, ठीक है। विद्युत परिपथ में धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? एमीटर का। एमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है?
श्रेणी क्रम में यानी सीरीज में। विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वोल्टमीटर। वोल्टमीटर को परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समांतर क्रम में यानी पैरेलल। ठीक है। अति चालक सुपरकंडक्टर का प्रतिरोध कितना होता है? 0। किसी पदार्थ का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर सामान्यतः क्या होता है? बढ़ता है। फ्यूज तार किसका बना होता है? टीन और सीसा का। ठीक है, टीन और सीसा के मिश्र धातु से बना होता है फ्यूज तार। फ्यूज तार का गलनांक कैसा होना चाहिए? निम्न होना चाहिए। ठीक है, यानी कम होना चाहिए। हीटिंग एलिमेंट किसका बना होता है? जैसे कि हीटर में जो एलिमेंट होता है नाइक्रोम का बना होता है। वो जो हीटर में जो तार होता है, ठीक है, वो नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का तार होता है। विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा में रूपांतरण क्या कहलाता है? जूल का तापन नियम। विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? P = VI या फिर P = I²R। ठीक है, यहाँ पे P पावर है, V वोल्ट है, I धारा है। ठीक है, R यहाँ पे R प्रतिरोध होगा। 1 किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? विद्युत ऊर्जा की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। चलिए अगला क्वेश्चन। डायनेमो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत पर। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेट करंट वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में कौन बदलता है? दिष्टकारी यानी रेक्टिफायर। दिष्ट धारा यानी डायरेक्ट करंट को अल्टरनेट करंट में कौन बदलता है? इन्वर्टर। घरों में उपयोग होने वाली विद्युत धारा कौन सी होती है? ये प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेट करंट होती है। नेक्स्ट, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलॉम या फिर इसे ही वोल्ट प्रति मीटर भी कहा जाता है। आवेश का क्वांटमीकरण यानी क्वांटिजेशन किसने खोजा था? मिलीकन ने। एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 0 होता है। एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अनंत। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैसा होता है? सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम। नेक्स्ट, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध कैसा होता है? सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक। दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को किस नियम से ज्ञात किया जाता है? कूलॉम के नियम। विद्युत चुंबक किसका बना होता है? नर्म लोहे का। विद्युत चुंबकीय तरंगें कैसी होती हैं? अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स। अच्छे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कैसा होता है? कम होता है। ताप का प्रतिरोध पर न्यूनतम प्रभाव किस पर पड़ता है? अर्धचालक पर। घरों में वायरिंग किस क्रम में की जाती है? समांतर क्रम में। ठीक है। विद्युत धारा कौन सी राशि है? अदिश राशि। विद्युत आवेश के दो प्रकार कौन से हैं? धनात्मक और ऋणात्मक। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया था? फैराडे ने। ठीक है, माइकल फैराडे ने। परिपथ में शॉर्ट सर्किट कब होता है? जब प्रतिरोध अचानक 0 हो जाता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का। अर्धचालक का उदाहरण क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे सेमीकंडक्टर हैं यानी अर्धचालक हैं। अति चालकता की खोज किसने की थी? कैमरलिंग ओन्स ने अति चालकता यानी सुपर कंडक्टिविटी की खोज की थी। प्राथमिक सेल का उदाहरण क्या है? तो लेक लांशे सेल, शुष्क सेल, ये सारे प्राइमरी सेल के उदाहरण हैं। फैराडे के नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन से। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला है। ठीक है, चलिए अगला हमारा टॉपिक है तरंग एवं ध्वनि तरंग। वह विक्षोभ जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है क्या कहलाता है? इसे ही तरंग यानी वेव कहा जाता है। किस प्रकार की तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? यांत्रिक तरंगों को। किस प्रकार की तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती? तो
तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को। जब तरंग की दिशा माध्यम के कणों के दोलन की दिशा के समांतर होती है यानी पैरेलल होती है तो उसे क्या कहते हैं? इसे अनुदैर्ध्य तरंग कहा जाता है। ठीक है। जब तरंग की दिशा माध्यम के कणों के दोलन की दिशा के लंबवत होती है तो उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। ध्वनि तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें हैं यानी लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। प्रकाश तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? अनुप्रस्थ तरंगें। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस में। ठीक है। अगर ठोस में पूछेगी ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस में, तो एल्यूमिनियम। ठीक है, एल्यूमिनियम में, एल्यूमिनियम, ध्यान रखिए। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है? गैस में। निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 0। ठीक है। वैक्यूम में ध्वनि ट्रेवल नहीं करता। इसी कारण से चंद्रमा पे अगर दो व्यक्ति आपस में बात करें तो एक दूसरे का आवाज़ सुन नहीं पाएंगे। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। वायु में ध्वनि की चाल लगभग कितनी होती है सामान्य ताप पर? 332 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चाल बढ़ती है। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति रेंज कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। नेक्स्ट, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली तरंगें क्या कहलाती हैं? अश्रव्य तरंगें यानी इंफ्रासोनिक वेव्स। 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली तरंगें क्या कहलाती हैं? प्रश्रव्य तरंगें यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स। चमगादड़ और डॉल्फिन किस प्रकार की तरंगों का उपयोग करते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी प्रश्रव्य तरंगें। किसी ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? उसके एम्पलीट्यूड पर यानी आयाम पर। ध्वनि का वह लक्षण जिससे पुरुष और महिला की आवाज़ में अंतर होता है, ये तरत्व, पिच के कारण। ठीक है, पता चलता है कौन सी आवाज़ महिला की है, कौन सा पुरुष का। किसी ध्वनि का तरत्व किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि की आवृत्ति पर यानी फ्रीक्वेंसी पर। ध्वनि के किस लक्षण के कारण दो ध्वनियाँ समान प्रबलता और तरत्व की होने पर भी अलग पहचानी जाती हैं? तो गुणता या तीव्रता। डॉपलर प्रभाव किससे संबंधित है? तो ध्वनि की आवृत्ति यानी तरंगों की आवृत्ति में परिवर्तन से। ध्वनि के परावर्तन के कारण बार बार सुनाई देने वाली ध्वनि क्या कहलाती है? प्रतिध्वनि। पराश्रव्य तरंगों का उपयोग कहाँ किया जाता है? समुद्र की गहराई, ठीक है, सोनार में, कपड़ों की सफाई, चिकित्सा, इन सभी में पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। मैक संख्या किससे संबंधित है? ध्वनि की चाल से। ठीक है, वायुयान की चाल ज्ञात करने में मैक संख्या का उपयोग किया जाता है। तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति यानी वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में क्या संबंध है? तो तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती हैं, जैसे कि V=F, और ये जो है ये तरंग दैर्ध्य को सूचित किया जाता है। ठीक है, V=F तरंग दैर्ध्य, जहाँ V तरंग का वेग है, F आवृत्ति है, और ये जो निशान आप देख रहे हैं उल्टा Y, ये तरंग दैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के किस भाग में दाब अधिकतम होता है? संपीड़न यानी कंप्रेशन। अनुदैर्ध्य तरंगों में माध्यम के किस भाग में दाब न्यूनतम होता है? विरलन में यानी रेयरफैक्शन। भूकंप से पहले उत्पन्न होने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? अश्रव्य तरंगें, इंफ्रासोनिक वेव्स। सोनार का पूर्ण रूप क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, सोनार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो पानी जहाज़ों में पानी के नीचे, समुद्र के नीचे की वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का इस्तेमाल होता है। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? गाल्टन ने। ध्वनि का वह लक्षण जो कान के संवेदन की माप है,
प्रबलता, ठीक है। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक क्या है? डेसिबल। ध्वनि तरंगों की चाल पर आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? आर्द्रता बढ़ने पर चाल बढ़ती है। कौन सी तरंगें ध्रुवीकरण प्रदर्शित नहीं करती हैं? अनुदैर्ध्य तरंगें। रेडियो तरंगें किस प्रकार की तरंगें हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें। अगला क्वेश्चन, ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? वाट प्रति वर्ग मीटर। एक तरंग द्वारा एक पूर्ण दोलन करने में लिया गया समय क्या कहलाता है? आवर्तकाल। भूकंप के दौरान कौन सी तरंगें उत्पन्न होती हैं? तो पी, एस और एल तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें कौन सी हैं? रेडियो तरंगें। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे छोटी तरंग दैर्ध्य वाली तरंगें कौन सी हैं? गामा किरणें हैं। एक्स किरणें किस प्रकार की तरंगें हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। ध्वनि का अपवर्तन क्या होता है? तो ध्वनि का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर चाल और दिशा बदलता है। तरंगाग्र यानी वेव फ्रंट क्या है? तो समान कला में दोलन करने वाले बिंदुओं का बिंदुपथ। किसी माध्यम में कणों का अधिकतम विस्थापन क्या कहलाता है? इसे आयाम कहा जाता है, एम्पलीट्यूड। नेक्स्ट, समुद्र की लहरें किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य दोनों प्रकार की तरंगों का उदाहरण है समुद्र की लहरें। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता और घनत्व पर, ठीक है। ध्वनि माध्यम की इलास्टिसिटी और डेंसिटी पर निर्भर करता है ध्वनि की चाल। प्रस्रव्य तरंगों की खोज किसने की थी? गैलीलियो और फैराडे ने, ठीक है। हालांकि प्रस्रव्य तरंगों का व्यवहारिक अनुप्रयोग गाल्टन ने किया था, ये ध्यान रखिए। ध्वनि किस प्रकार के माध्यम में संचरण कर सकती है? ठोस, तरल और गैस, ठीक है। ध्वनि जो है वैक्यूम में यानी निर्वात में जो है वो आवागमन नहीं कर सकती। वायु में ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से कैसी होती है? तो बहुत कम होती है, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है ऊष्मा यानी हीट, ठीक है। किस ताप पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने समान होते हैं? -40 डिग्री ताप पर। ऊष्मा संचरण की वह विधि कौन सी है जिसमें माध्यम के कण की गति नहीं करते? माध्यम के कण गति नहीं करते, तो विकिरण, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? सेंटीग्रेड में 37 डिग्री सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक कैलोरी में कितने जूल होते हैं? 4.18 जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है। ऊर्जा का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक या ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है। तापमापी में यानी थर्मामीटर में उपयोग किया जाने वाला द्रव कौन सा है? पारा होता है, ठीक है। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है, ध्यान रखिए। किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के दौरान अवशोषित या मुक्त ऊष्मा क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा। प्रशीतक यानी रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वाष्पीकरण सिद्धांत पर। ऊष्मा गतिकी का 0वां नियम किसे परिभाषित करता है? ताप को, ठीक है। ऊष्मा संचरण की किस विधि में माध्यम के कण अपने स्थान पर रहकर ऊष्मा को आगे बढ़ाते हैं? चालन, ठीक है। चालन विधि में। दूर स्थित वस्तु का ताप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? पायरोमीटर का। क्या निर्वात में ऊष्मा का संचरण हो सकता है? हाँ, विकिरण द्वारा, लेकिन, ठीक है। भाप से जलने पर अधिक कष्ट क्यों होता है जबकि उसका ताप उबलते जल के बराबर होता है? भाप में गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, इसलिए, ठीक है। ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? चालन विधि से। दाब रसोइया यानी प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है? उच्च दाब पर जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए। जल का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ऊष्मा की मात्रा किस राशि पर निर्भर करती है? द्रव्यमान, विशिष्ट ऊष्मा और तापमान परिवर्तन पर। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है?
जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन। ठीक है। किस रंग का पृष्ठ ऊष्मा का किस रंग का पृष्ठ ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? काला। ठीक है। किस रंग का पृष्ठ ऊष्मा का सबसे अच्छा अवशोषक होता है? ब्लैक। ध्यान रखिए। ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। परम शून्य ताप कितना होता है? तो परम शून्य ताप जो होता है ये होता है, सेंटीग्रेड में बात करें तो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में 0 केल्विन। यहाँ पे ये भी ध्यान रखिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 273.15 केल्विन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, केल्विन पैमाने पर बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? 273.15 केल्विन। ऊष्मा का स्थानांतरण किस दिशा में होता है? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है 322 नंबर, केल्विन पैमाने पर बर्फ़ का गलनांक कितना होता है? तो केल्विन में हमने पढ़ा है 273.15 केल्विन, और सेंटीग्रेड में पूछे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना क्यों आरामदायक होता है? सफ़ेद कपड़े ऊष्मा के खराब अवशोषक और अच्छे परावर्तक होते हैं, इसलिए। संवहन द्वारा ऊष्मा का संचरण किस में होता है? द्रव्य और गैस में। ठंडे प्रदेशों में पाइप फटने का कारण क्या है? जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसलिए पाइप जो होते हैं फट जाते हैं ठंडियों में। किसी वस्तु के गर्म या ठंडा होने की माप क्या कहलाती है? ताप। ऊष्मा गतिकी का दूसरा नियम किस अवधारणा से संबंधित है? एंट्रोपी से। ठीक है। एक अच्छे उत्सर्जक और अच्छे अवशोषक के बीच क्या संबंध है? एक अच्छा उत्सर्जक एक अच्छा अवशोषक भी होता है, ये किरचॉफ के नियम से सिद्ध होता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है। थर्मस फ्लास्क किस विधि द्वारा ऊष्मा हानि को रोकता है? तो चालन, संवहन और विकिरण तीनों विधि द्वारा। वातानुकूलक का कार्य क्या है? तापमान, आर्द्रता और वायु परिसंचरण को नियंत्रित करना। ठीक है। वातानुकूलक यानी एसी। सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा किस रूप में पहुंचती है? विकिरण के रूप में। ऊष्मा इंजन का कार्य क्या है? ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तापमान मापने के लिए एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। ठीक है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है प्रकाश यानी लाइट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से देखिए। 336 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश की चाल सर्वाधिक किस में होती है? प्रकाश की चाल सर्वाधिक निर्वात में होती है, यानी वैक्यूम में, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। प्रकाश के किस प्रभाव के कारण आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। इसमें नीले रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है। किस दर्पण का उपयोग वाहनों में पश्च दृश्य दर्पण यानी साइड में जो मिरर होता है उसके रूप में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? विद्युत चुंबकीय और अनुप्रस्थ तरंग। रेनबोज किस परिघटना के कारण बनता है? तो प्रकाश के अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण, तीनों प्रक्रियाएं होती हैं तो रेनबोज बनता है। ठीक है, बारिश की बूंदों से ही रेनबोज का निर्माण होता है। प्रकाश का कौन सा गुण उसे सीधी रेखा में चलने की अनुमति देता है? सीधी रेखा में गमन। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। मृग तृष्णा या फिर मरीचिका, इसे ही कहा जाता है, किस परिघटना का उदाहरण है? तो प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन दोनों होता है तो मरीचिका का निर्माण होता है। प्राथमिक रंगें कौन सी हैं? लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंगें हैं। ठीक है, बाकी जितने भी रंगों का निर्माण होता है इन्हीं को आपस में एक दूसरे के मिलाने से निर्माण होता है, इसलिए लाल, हरा और नीला को प्राइमरी कलर कहा जाता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या परिवर्तित होता है? तरंग दैर्ध्य और वेग। श्वेत प्रकाश का इसके घटक रंगों में टूटना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण। ठीक है। किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है? बैंगनी प्रकाश का। ठीक है, और प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है।
और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। एंडोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा बनता है। किसी वस्तु का रंग किस पर निर्भर करता है? वस्तु द्वारा परावर्तित प्रकाश के रंग पर। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस, या फिर इसे ही अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया भी कहा जाता है। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? अल्बर्ट आइंस्टीन। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस, या फिर इसे ही अपसारी लेंस भी कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। ठीक है, जिस तरह आप पढ़ते हैं ठीक उसके उल्टा होता है। जैसे दूर दृष्टि दोष, उसमें क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है और निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी, सीधा और पार्श्व परिवर्तित। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण किसके बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर। चलिए अगला क्वेश्चन, तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसी माध्यम का अपवर्तनांक किस पर निर्भर करता है? प्रकाश के वेग पर। नेक्स्ट, सिनेमा प्रोजेक्टर में किस लेंस का उपयोग होता है? उत्तल लेंस। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य को मापने की इकाई क्या है? एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसे ऐसे सूचित किया जाता है। प्रकाश का कणिका सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना किस घटना का परिणाम है? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाशीय भ्रम जैसे मृग तृष्णा यानी मरीचिका के लिए जिम्मेदार मुख्य घटक क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, और वर्ण विक्षेपण। ध्यान रखिएगा, केवल पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होगा, इसमें प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन ये सभी होंगे, और वर्ण विक्षेपण। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ठीक है, तो ये तो हम देख चुके हैं। वहीं खगोलीय दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो है पार्सेक होता है। मानव आँख में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। प्रकाश के व्यतिकरण का एक प्राकृतिक उदाहरण क्या है? साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना। ठीक है, ये प्रकाश के व्यतिकरण का एक उदाहरण है। किसी वस्तु को 7000 nm के तरंगदैर्ध्य पर देखने पर वह किस रंग की दिखाई देगी? लाल। उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहा जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? टॉर्च और गाड़ियों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। खतरे के संकेत लाल क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है, इसलिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। नाभिकीय विखंडन की खोज किसने की थी? ऑटो हैन और फ्रिज स्ट्रेसमैन ने सबसे पहले नाभिकीय विखंडन की खोज की थी। नाभिकीय भट्टी यानी रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो नियंत्रक छड़ें जैसे कैडमियम और बोरॉन की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, वहीं रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका इस्तेमाल होता है? तो ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है, मंदक के रूप में ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। न्यूट्रॉन्स की गति को ये धीमा कर देता है। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय संलयन के लिए आवश्यक उच्च ताप और दाब कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य और तारे से। नाभिकीय भट्टी में यानी रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो भारी जल या ग्रेफाइट का। ठीक है, अभी मैंने ग्रेफाइट बताया है, इसमें D2O को भी जोड़िए, भारी जल का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे के सारे न्यूट्रॉन की गति को स्लो कर देते हैं।
E=mc² समीकरण किसने दिया था, जो द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच संबंध बताता है? तो E=mc² अल्बर्ट आइंस्टीन ने यह समीकरण दिया था। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? अनियंत्रित नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में कौन से हल्के नाभिक जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं? तो ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। नेक्स्ट, अच्छा, अभी आपने ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को पढ़ा है। ये किसके समस्थानिक होते हैं? हाइड्रोजन के। ठीक है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, एक ड्यूटेरियम और एक ट्राइटियम या फिर ट्रिटियम लिखा जाता है, और एक प्रोटियम, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? महाराष्ट्र के तारापुर में। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। विखंडन प्रक्रिया में एक भारी नाभिक कितने हल्के नाभिकों में टूटता है? लगभग 2। नाभिकीय भट्टी में यानी रिएक्टर में शीतलक का कार्य क्या है? ऊष्मा को नाभिकीय क्रोड से बाहर निकालना। परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में सामान्यतः किस तत्व का उपयोग होता है? यूरेनियम 235 का। ठीक है, यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। Q मान किस ऊर्जा को दर्शाता है जो एक नाभिकीय अभिक्रिया में मुक्त होती है? मुक्त ऊर्जा। विखंडन अभिक्रिया में न्यूट्रॉन की भूमिका क्या है? यह अभिक्रिया को शुरू और जारी रखता है। ठीक है, यूरेनियम के अतिरिक्त अन्य कौन सा तत्व नाभिकीय विखंडन में उपयोग किया जा सकता है? प्लूटोनियम का। संलयन अभिक्रिया में, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया में 1 किलोग्राम हाइड्रोजन से प्राप्त ऊर्जा 1 किलोग्राम यूरेनियम विखंडन से प्राप्त ऊर्जा से कितनी होती है? बहुत अधिक होती है। नाभिकीय ऊर्जा का मुख्य लाभ क्या है? उच्च ऊर्जा घनत्व। नियंत्रक क्षणें न्यूट्रॉनों को क्या करती हैं? अवशोषित करती हैं। ठीक है, एक नियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है? नाभिकीय ऊर्जा भट्टी में। विखंडन के उपोत्पाद क्या होते हैं जो पर्यावरण के लिए समस्याग्रस्त हैं? रेडियोधर्मी अपशिष्टें, ठीक है, निकलती हैं नाभिकीय विखंडन में। वह तापमान जिस पर नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं शुरू होती हैं क्या कहलाती हैं? प्लाज्मा तापमान। नाभिकीय विखंडन के लिए किस न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है? धीमे न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। भारत का पहला प्रायोगिक नाभिकीय भट्टी कौन सा था? अप्सरा। ठीक है, भारत का पहला नाभिकीय रिएक्टर का नाम अप्सरा था। संलयन अभिक्रिया को पृथ्वी पर नियंत्रित करना इतना कठिन क्यों है? क्योंकि अत्यधिक उच्च तापमान और दाब बनाए रखना कठिन है, इसलिए। नाभिकीय संलयन के प्रक्रिया के लिए किस अवस्था की आवश्यकता होती है? प्लाज्मा। नाभिकीय भट्टी में के फैक्टर क्या दर्शाता है? न्यूट्रॉन गुणक कारक। परमाणु बम और हाइड्रोजन बम में कौन अधिक शक्तिशाली है? हाइड्रोजन बम अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, क्योंकि नाभिकीय संलयन सिद्धांत पर यह काम करता है। यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक विखंडन के लिए आवश्यक है? यूरेनियम 235। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उत्पादित ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, विखंडन में मुक्त ऊर्जा मुख्य रूप से किस ऊर्जा के रूप में दिखाई देती है? ऊष्मा। संलयन प्रक्रिया को संलयन भट्टी में किस क्षेत्र के अंदर किया जाता है? टोकमाक। परमाणु ऊर्जा का उपयोग बिजली उत्पादन के अतिरिक्त और कहाँ होता है? चिकित्सा और अनुसंधान में। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का अंतिम उत्पाद क्या हो सकता है? हीलियम। तारों में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कौन सी अभिक्रिया उत्तरदायी है? तारों में भी नाभिकीय संलयन होता है। चलिए अगला हमारा टॉपिक है चुंबकत्व यानी मैग्नेटिज्म। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक हमेशा किस दिशा में ठहरता है? उत्तर दक्षिण दिशा में। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वेबर। दिष्ट धारा मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? चुंबकीय बल के सिद्धांत पर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला है। समान चुंबकीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है,
चुंबकीय प्रेरण की घटना की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्या कारण है? गलित बाह्य क्रोड में संवहन धाराएं, ठीक है, होती हैं, इसलिए पृथ्वी के बाहर जो है चुंबकीय क्षेत्र बने हुए रहते हैं। विद्युत चुंबक किससे बना होता है? नरम लोहा से। कौन सा पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दुर्बल रूप से प्रतिकर्षित होता है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ट्रांसफॉर्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण यानी म्यूचुअल इंडक्शन। चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहते हैं? दिक्पात कोण, ठीक है। अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है? एल्यूमिनियम, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहाँ से निकलती हैं और कहाँ प्रवेश करती हैं? उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। एक चुंबक को गर्म करने पर उसके चुंबकत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? चुंबकत्व कम हो जाता है या नष्ट हो जाता है? डायनेमो या जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर। वह तापमान जिसके ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है, क्यूरी ताप पर, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का सीजीएस मात्रक क्या है? गॉस। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था? हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने। प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी अल्टरनेट करंट उत्पन्न करने के लिए एक अल्टरनेटर का उपयोग किया जाता है जिसे डैश के रूप में जाना जाता है, जनरेटर, ठीक है। चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। लौह चुंबकीय पदार्थ का उदाहरण क्या है? लोहा, निकेल, कोबाल्ट। चुंबक की आकर्षण शक्ति सबसे अधिक कहाँ होती है? ध्रुवों पर। लेंज का नियम किस सिद्धांत का परिणाम है? ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। किसी परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति किस पर निर्भर करती है? धारा, फेरों की संख्या और क्रोड की प्रकृति पर। टेप रिकॉर्डर की हेड पर चुंबकीय पदार्थ कौन सा होता है? तो आयरन ऑक्साइड या फिर क्रोमियम डाइऑक्साइड। ट्रांसफार्मर का उपयोग किस में किया जाता है? वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने के लिए। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो एक निम्न प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में कौन बदलता है? तो रेक्टिफायर है। नेक्स्ट, धारावाही चालक के चारों ओर क्या उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में परिवर्तित होती है? यांत्रिक ऊर्जा में। एक चुंबक के दो टुकड़े करने पर क्या होता है? प्रत्येक टुकड़ा एक पूर्ण चुंबक बन जाता है। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? लॉरेंज बल। चुंबकीय प्रवृत्ति किसकी शून्य होती है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ, ठीक है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। अब चलिए हमारा अगला टॉपिक है परमाणु भौतिकी, एटॉमिक फिजिक्स। परमाणु के नाभिक में कौन से कण मौजूद होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में, किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। वहीं परमाणु के नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की प्रकृति क्या होती है? ऋणात्मक। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है? नाभिक में प्रोटॉन की संख्या। द्रव्यमान संख्या क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या जो है द्रव्यमान संख्या होती है। समस्थानिक में क्या समान होता है और क्या भिन्न? समान परमाणु क्रमांक होता है और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। संभारिक में क्या समान होता है? इसमें तत्वों की जो द्रव्यमान संख्या है वो समान होती है संभारिक में, ठीक है। बोर का परमाणु मॉडल किस पर आधारित है? क्वांटम सिद्धांत। परमाणु का अधिकांश द्रव्यमान कहाँ केंद्रित होता है? नाभिक में। प्रोटॉन पर आवेश की प्रकृति क्या होती है? धनात्मक, ठीक है। और न्यूट्रॉन पर आवेश जो है क्या होता है? कोई आवेश नहीं होता है। वहीं इलेक्ट्रॉन पर जो
आवेश होता है वो ऋणात्मक आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर किन कक्षाओं में घूमते हैं? तो अस्थायी या फिर स्थिर कक्षाओं में। किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या या परमाणु क्रमांक पर। कैथोड किरणें क्या हैं? तो ये उच्च गति वाले इलेक्ट्रॉनों का एक पुंज है यानी बीम है, जो एक निर्वात नलिका में ऋणात्मक आवेशित कैथोड से उत्पन्न होकर धनात्मक एनोड की ओर सीधी रेखा में चलती हैं। परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है ये सबसे हल्का कण है परमाणु का, किसी भी परमाणु का। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग ने किसकी उपस्थिति को सिद्ध किया था? नाभिक की उपस्थिति को सिद्ध किया। यानी रदरफोर्ड ने ही सबसे पहले ये कहा था कि परमाणु का नाभिक भी होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? कार्ल एंडरसन ने। बोर-बरी योजना के अनुसार किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का सूत्र क्या है? 2n/2। वे कण जिनमें द्रव्यमान और आवेश दोनों नहीं होता, ये न्यूट्रिनो है। ठीक है। किसी परमाणु की संयोजकता क्या निर्धारित करती है? बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉनों की संख्या। नाभिकीय बल की प्रकृति कैसी होती है? अत्यंत प्रबल और लघु सीमा। लघु सीमा यानी छोटी सीमा। परमाणु भौतिकी में क्वांटम संख्याएं क्या दर्शाती हैं? इलेक्ट्रॉन की स्थिति और ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन। सबसे बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। सम न्यूट्रॉनिक क्या होते हैं? वे परमाणु जिनकी न्यूट्रॉन संख्या समान हो। नाभिक की त्रिज्या होती है कितनी? 10⁻⁻15 मीटर। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का लगभग कितना गुना होता है? लगभग 1836 गुना। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? विलियम कॉनराड रॉन्टजन ने। आइंस्टीन का E = mc² समीकरण क्या बताता है? ध्यान से पढ़िए। यह समीकरण द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का सिद्धांत है, जो बताता है कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक ही भौतिक इकाई के दो अलग अलग रूप हैं और एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। ठीक है। मेसॉन की खोज किसने की थी? हिदेकी युकावा ने। परमाणु भट्टी में नियंत्रित विखंडन के लिए कौन सा कण उपयोग किया जाता है? न्यूट्रॉन। किस कण में शून्य आवेश और लगभग शून्य द्रव्यमान होता है? न्यूट्रिनो में। ठीक है। न्यूट्रिनो यानी न्यूट्रॉन। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या किसने की? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। वह न्यूनतम ऊर्जा जो एक इलेक्ट्रॉन को किसी धातु से बाहर निकालने के लिए आवश्यक है। कार्यफलन। अगला क्वेश्चन। ऊर्जा बैंड सिद्धांत किसमें लागू होता है? ठोसों में। अनिश्चितता सिद्धांत किसने दिया था? तो अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था वर्नर हाइजेनबर्ग ने। ठीक है। अब चलिए अगला हमारा टॉपिक है रेडियो सक्रियता यानी रेडियो एक्टिविटी। तो 476 नंबर क्वेश्चन। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज किसने की? तो इरेन क्यूरी और फ्रेडरिक जूलियट ने। रेडियो सक्रिय क्षय के दौरान उत्सर्जित होने वाली 3 मुख्य किरणें कौन सी हैं? अल्फा, बीटा और गामा किरणें। किस कण में अधिकतम वेदन क्षमता होती है? गामा किरणों में। ठीक है। रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक क्या है? बेकुरल है। अल्फा कण की प्रकृति क्या होती है? तो वे हीलियम 4 नाभिक के समान होते हैं, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं तथा यह धनात्मक आवेश ठीक है वाला एक कण होता है। बीटा कण वास्तव में क्या होते हैं? तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन होते हैं बीटा कण। ठीक है। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ की अर्ध आयु क्या है? वह समय जिसमें पदार्थ की मात्रा आधी हो जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन। गामा किरणों पर कैसा आवेश होता है? शून्य, अर्थात कोई आवेश नहीं होता। गामा किरणों पर कोई भी आवेश नहीं होता। रेडियो सक्रियता किस प्रकार की प्रक्रिया है? नाभिकीय प्रक्रिया। अल्फा कण उत्सर्जन के कारण परमाणु क्रमांक में कितना परिवर्तन होता है? 2 की कमी होती है।
बीटा कण उत्सर्जन के कारण परमाणु क्रमांक में कितना परिवर्तन होता है? 1 की वृद्धि होती है, ठीक है, यानी 1 परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है। गामा किरण उत्सर्जन के कारण परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या में क्या परिवर्तन होता है? कोई परिवर्तन नहीं होता। रेडियो सक्रिय समस्थानिकों का उपयोग कहाँ किया जाता है? चिकित्सा, कृषि और उद्योग में। कार्बन डेटिंग में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? कार्बन 14, जिसे इस तरीके से कार्बन C14 लिखा जाता है। गामा किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के किस भाग से संबंधित हैं? उच्चतम आवृत्ति और लघुतम तरंग दैर्ध्य वाले भाग से रिलेटेड है, ठीक है। अल्फा कणों की आयनीकरण क्षमता गामा किरणों की तुलना में कितनी होती है? सबसे अधिक। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक रेडियोधर्मी नाभिक अस्थिर से स्थिर अवस्था में पहुंचता है, रेडियो सक्रिय क्षय। कोबाल्ट 60, जिसे C60 ऐसे लिखा जाता है, का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? कैंसर। रेडियो सक्रिय समस्थानिक सोडियम 14, जिसे सोडियम 24, जिसे Na24 के रूप में लिखा जाता है, का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रक्त परिसंचरण का पता लगाने में, ठीक है। नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाले भारी जल D2O में कौन सा हाइड्रोजन समस्थानिक होता है? ड्यूटेरियम होता है। क्यूरी मात्रक क्या दर्शाता है? रेडियो सक्रियता की दर। रेडियो सक्रिय पदार्थों को किसमें संग्रहित किया जाता है? सीसा के बर्तनों में। अल्फा और बीटा किरणों को कौन सा क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है? विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। यूरेनियम 238 के क्षय का अंतिम उत्पाद क्या होता है? सीसा 206, यानी Pb206। प्राकृतिक रेडियो सक्रियता वाले किन्हीं 2 तत्वों का नाम बताइए? यूरेनियम और थोरियम। चलिए अगला क्वेश्चन। ट्राइशियम, जिसे H3 के रूप में लिखा जाता है, किस तत्व का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? हाइड्रोजन का, ठीक है। ट्राइशियम या फिर ट्रिटियम, कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रिटियम या ट्राइटियम ऐसे ही लिखा जाता है इसे, ठीक है। रेडियो सक्रियता की घटना में क्या शामिल है? नाभिक का विघटन। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में क्या निष्कर्ष निकाला? तो परमाणु का अधिकांश भाग खाली है और नाभिक धनावेशित है, ठीक है। तो रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में यही निष्कर्ष निकला था कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है और नाभिक जो है धनावेशित होता है। बीटा क्षय में कौन सा बल कार्य करता है? तो दुर्बल नाभिकीय बल। आयोडीन 131, जिसे I-131 से सूचित किया जाता है, का उपयोग किस अंग की बीमारी के इलाज में होता है? थायराइड ग्रंथि, याद रखिए। किस प्रकार की किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर सकती हैं? तो अल्फा, बीटा और गामा तीनों किरणें। वह सुरक्षात्मक आवरण जो पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक UV यानी पराबैंगनी किरणों से बचाता है, तो यह है ओजोन परत, ओजोन लेयर, जिसे O3 से लिखा जाता है, ठीक है। ओजोन गैस का सूत्र क्या होता है? O3। रेडियो सक्रियता के अध्ययन के लिए रदरफोर्ड ने किसका उपयोग किया था? सोने की पन्नी को, गोल्ड फॉइल का इस्तेमाल किया था। एक अल्फा कण के उत्सर्जन के बाद परमाणु की द्रव्यमान संख्या में कितना बदलाव होता है? 4 की कमी होती है। अब चलिए अगला हमारा टॉपिक है दाब यानी प्रेशर। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब। दाब किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर। एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? 1.01 गुने 10⁵ पास्कल। पहाड़ों पर खाना पकाना कठिन क्यों है? वायुमंडलीय दाब कम होने से क्वथनांक कम हो जाता है, इसलिए। द्रवों के भीतर दाब गहराई के साथ कैसे बदलता है? गहराई बढ़ने पर दाब बढ़ता है। द्रव के दाब से संबंधित पास्कल का नियम क्या बताता है? संतुलन में द्रव के भीतर हर बिंदु पर दाब समान होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक जैक, इसके अलावा हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पास्कल के सिद्धांत पर, पास्कल के नियम के अनुसार, ठीक है।
दाब का सूत्र क्या है? तो बल बटे क्षेत्रफल। वायुमंडलीय दाब में अचानक कमी किसका संकेत देती है? तूफान या खराब मौसम का संकेत। किसी द्रव के क्वथनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? दाब बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। ठीक है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या है? अर्घ है। बैरोमीटर का पाठ्यांक धीरे धीरे नीचे गिरना किसका संकेत है? वर्षा होने की संभावना का संकेत। बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक ऊपर उठना किसका संकेत है? शुष्क और साफ मौसम का। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। ठीक है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब घटता है। दाब की विमाएँ क्या है? तो ml-1 T-2। परम दाब किसे कहते हैं? गेज दाब प्लस वायुमंडलीय दाब को परम दाब कहा जाता है। गेज दाब क्या होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक या फिर कम दाब। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को और किस नाम से जाना जाता है? इसे पास्कल भी कहा जाता है। न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को पास्कल भी कहा जाता है। ठीक है। ट्रेन की खिड़की के पास बैठे यात्रियों को वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन कब महसूस होता है? तेज गति से आती या जाती ट्रेन के कारण। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्लवन यानी फ्लोटेशन। प्लवन से संबंधित आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या बताता है? उत्प्लावन बल विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। ठीक है। किसी वस्तु पर द्रव द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल क्या कहलाता है? इसे ही उत्प्लावन बल या उत्क्षेप कहा जाता है। ठीक है। कोई वस्तु द्रव में कब डूब जाती है? जब वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है। नेक्स्ट, किसी वस्तु का उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? विस्थापित द्रव के आयतन और घनत्व पर। तैराक यानी स्विमर पानी में आसानी से क्यों तैर पाता है? पानी द्वारा लगाया गया उत्प्लावन बल तैराक के भार को संतुलित करता है। जहाज किस सिद्धांत के कारण पानी में डूब नहीं पाता है? प्लवन के सिद्धांत के कारण। बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए। बर्फ का कितना भाग पानी की सतह से ऊपर दिखाई देता है? कुल आयतन का 1/10 भाग। लोहे की कील पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का जहाज तैरता है, इसका कारण क्या है? जहाज का औसत घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए। उत्प्लावन बल की दिशा क्या होती है? सदैव ऊर्ध्वाधर होती है, यानी ऊपर की ओर। किसी वस्तु का जल में आभासी भार कितना होता है? वस्तु का वास्तविक भार माइनस उत्प्लावन बल के बराबर। ठीक है। वस्तु का जल में आभासी भार होता है। यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व के बराबर हो तो वस्तु क्या करेगी? द्रव के भीतर पूर्णतः डूबी हुई तैरेगी। पनडुब्बी जल में कैसे गोता लगाती है और ऊपर आती है? तो देखिए, बैलास्ट टैंक में पानी भरकर या निकालकर, जिससे औसत घनत्व बदलता है। इसीलिए पनडुब्बी जो है जल में अंदर जाती है या फिर बाहर आती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत किस भौतिक राशि से संबंधित है? उत्प्लावन बल से संबंधित है। तैराकी करते समय उत्प्लावन बल और वस्तु का भार किस स्थिति में होता है? संतुलन की अवस्था में। जल में नमक मिलाने पर उत्प्लावन बल पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्प्लावन बल बढ़ जाता है क्योंकि घनत्व बढ़ जाता है। ठीक है। द्रव का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर का। एक ही वस्तु का जल में और पारे में उत्प्लावन बल कहाँ अधिक होगा? तो पारे में। ठीक है, क्योंकि पारे का घनत्व अधिक होता है जल की तुलना में। सीजीएस प्रणाली में उत्प्लावन बल का मात्रक क्या है? डाइन। चलिए अगला हमारा टॉपिक है पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन। पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स के कारण पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। द्रव की वह प्रवृत्ति जिसके कारण वह न्यूनतम क्षेत्रफल प्राप्त करने की कोशिश करता है क्या कहलाता है? पृष्ठ तनाव।
वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण। तापमान बढ़ने पर द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव जो है घट जाता है तापमान बढ़ने पर। साबुन या डिटर्जेंट मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव घट जाता है। गर्म सूप ठंडे सूप की अपेक्षा अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होता है, जिससे वह जीभ के बड़े क्षेत्रों में फैल जाता है, इसलिए गर्म सूप ज़्यादा टेस्टी लगता है ठंडे सूप के कंपैरिजन में। केशिकत्व यानी कैपिलरिटी की घटना किसके कारण होती है? पृष्ठ तनाव के कारण। जल का अधिकतम पृष्ठ तनाव किस ताप पर होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तेल या ग्रीस का दाग हटाने के लिए साबुन का उपयोग क्यों किया जाता है? साबुन पृष्ठ तनाव को कम करके कपड़े की सतह को गीला करने में मदद करता है, इसलिए। नेक्स्ट, छोटी सुई जल की सतह पर क्यों तैरती है जबकि लोहे का घनत्व जल से अधिक है? पृष्ठ तनाव के कारण। किसी द्रव के भीतर 2 अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? ससंजक बल, इसे ही कोहेसिव फोर्स कहा जाता है। पृष्ठ तनाव द्रव के किस गुण के कारण उत्पन्न होता है? अणुओं के बीच आकर्षण के कारण। पृष्ठ तनाव को कम करने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है? पृष्ठ सक्रिय कारक यानी सर्फेक्टेंट्स। केशिक नली यानी कैपिलरी ट्यूब में जल का ऊपर चढ़ना और पारे का नीचे उतरना किस बल के कारण होता है? तो आसंजक बल और ससंजक बल के संतुलन के कारण। लालटेन या दीपक की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना किस क्रिया का उदाहरण है? केशिकत्व का उदाहरण है। पृष्ठ तनाव की विमाएँ क्या हैं? तो ml0 T ml पर पावर 0 T पर पावर -2। श्यानता और पृष्ठ तनाव किस प्रकार के पदार्थ का गुण है? तरल पदार्थ। यदि जल को मिट्टी के तेल से गर्म किया जाए तो पृष्ठ तनाव पर क्या असर पड़ेगा? तो पहले घटेगा गर्म करने से, ठीक है, फिर बढ़ेगा तेल जलने से। पृष्ठ तनाव किस प्रकार की ऊर्जा से संबंधित है? पृष्ठ ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है श्यानता यानी विस्कोसिटी। 571 नंबर क्वेश्चन। श्यानता किसे कहते हैं? द्रव के विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करने का जो गुण होता है, इसे श्यानता कहा जाता है। श्यानता का ऐसा ही मात्रक क्या है? तो पोइजूली या फिर डेकापोइज। श्यान बल यानी विस्कोस फोर्स की दिशा क्या होती है? परतों की गति की दिशा के विपरीत। किस बल के कारण शहद जल की अपेक्षा अधिक गाढ़ा होता है? उच्च श्यानता बल के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन। तापमान बढ़ने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है, ठीक है। तापमान बढ़ने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ती हैं, ठीक है, गैसें बढ़ती हैं। द्रव में श्यानता का मुख्य कारण क्या है? ससंजक बल यानी कोहेसिव फोर्स। गैसों में श्यानता का मुख्य कारण क्या है? अणुओं के बीच संवेग का आदान प्रदान। आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? 0। स्टोक का नियम किससे संबंधित है? तो श्यानता और सीमांत वेग से रिलेटेड। सीमांत वेग क्या है? वह अधिकतम स्थिर वेग जिससे कोई वस्तु किसी श्यान द्रव में गिरती है, इसे सीमांत वेग कहा जाता है। श्यानता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विस्कोमीटर। श्यानता गुणांक का सीजीएस मात्रक क्या है? पोइज। द्रवों और गैसों में किसकी श्यानता अधिक ताप से प्रभावित होती है? द्रवों की। हवाई जहाज के पंखों का डिजाइन किसके सिद्धांत पर आधारित है? बर्नौली के प्रमेय के सिद्धांत पर। लेकिन श्यानता का प्रभाव भी होता है, ठीक है। वर्षा की बूंदें अधिकतम सीमांत वेग से नीचे क्यों गिरती हैं? वायु की श्यानता के कारण। श्यानता की विमाएँ क्या हैं? ml-1 T-1, ठीक है। एक तेज चलती नाव को रोकने पर वह धीरे धीरे क्यों रुक जाती है? जल की श्यानता के कारण। वाहनों में इंजन तेल की श्यानता
सर्दियों में अधिक होती है या गर्मियों में? तो ये निर्भर करता है, लेकिन इसे तापमान परिवर्तन के प्रति स्थिर रखा जाता है। ठीक है, ये निर्भर तो करेगा सर्दियों और गर्मियों में, लेकिन जो है तापमान परिवर्तन के प्रति इसे स्थिर रखा जाता है वाहन के इंजन को। ठीक है। शांत द्रव में गिरते पिंड का सीमांत वेग किन कारकों पर निर्भर करता है? पिंड की त्रिज्या, घनत्व का अंतर और श्यानता गुणांक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यास्थता यानी इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसे कहते हैं? पदार्थ का वह गुण जिसके कारण वह विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर अपनी मूल आकृति प्राप्त कर लेता है। विरूपक बल यानी डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होता है? वह बल जो वस्तु की आकृति या आकार बदल देता है। आदर्श रूप से पूर्णतः प्रत्यास्थ वस्तु का उदाहरण क्या है? तो क्वार्ट्ज या फॉस्फर ब्रॉन्ज। हुक का नियम किससे संबंधित है? प्रत्यास्थता सीमा के भीतर प्रतिबल और विकृति से। प्रतिबल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या फिर पास्कल। विकृति यानी स्ट्रेन का मात्रक क्या है? तो इसका कोई मात्रक नहीं होता, मात्रकहीन है ये विकृति। प्रत्यास्थता का यंग गुणांक किसे कहते हैं? अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात जो है प्रत्यास्थता का यंग गुणांक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, यंग गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? पास्कल। सबसे अधिक प्रत्यास्थ पदार्थ कौन सा है? स्टील है यानी इस्पात, क्योंकि इसका यंग मापांक सबसे अधिक होता है। स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? स्टील को विरूपित करने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है, इसलिए। नेक्स्ट, प्रत्यास्थ सीमा क्या है? वह अधिकतम प्रतिबल जिसके बाद वस्तु अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आ सकती। विरूपक बल हटाने पर जो वस्तुएं अपनी मूल अवस्था में वापस नहीं आती हैं वे क्या कहलाती हैं? प्लास्टिक वस्तुएं। प्रत्यास्थता के संदर्भ में एक तार को खींचने पर उत्पन्न होने वाली लंबाई में वृद्धि क्या कहलाती है? विकृति। प्रत्यास्थता गुणांक का मान किस पर निर्भर करता है? पदार्थ की प्रकृति पर। किसी वस्तु पर लगने वाला आंतरिक प्रतिरोधी बल प्रति इकाई क्षेत्रफल क्या कहलाता है? प्रतिबल। स्प्रिंग किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक के नियम के सिद्धांत पर। भंगुरता का अर्थ क्या है? पदार्थ का प्रत्यास्थ सीमा के भीतर ही टूट जाना। यंग गुणांक के अलावा प्रत्यास्थता के कौन से दो गुणांक हैं? तो आयतन प्रत्यास्थता गुणांक और अपरूप गुणांक। जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है तो उसके आकार में आंशिक परिवर्तन क्या कहलाता है? विरूपण यानी डिफॉर्मेशन। जब एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाती है तो उसकी विकृति का मान कितना होता है? 1 होता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण खोज। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज इन्होंने कब की थी? 1932 में। तो साल भी लिखा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन बन रहा है, इसे ध्यान रखिए। इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी 1897 में। प्रोटॉन की खोज किसने की? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1917 में। परमाणु की खोज किसने की थी? जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज 1803 में की थी। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। कब? 1905 में। ग्रहों की गति के नियम किसने दिए थे? तो जोहान्स केपलर ने। ग्रहों की गति के पहले 2 नियम 1609 में प्रकाशित हुए थे, जबकि तीसरा नियम लगभग 1 दशक बाद 1619 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? आइजैक न्यूटन ने। ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का नियम 1887 में इन्होंने दिया था। क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? मैक्स प्लैंक ने 1900 ईस्वी में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने 1831 में। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरल ने 1896 में।
एक्स किरणों की खोज किसने की थी? विलियम कॉनराड रॉन्टजन ने 1895 में। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में। विद्युत बल्ब का आविष्कारक कौन है? थॉमस एल्वा एडिसन। विद्युत बल्ब का आविष्कार हुआ था 1879 में। लेजर का आविष्कार किसने किया था? थियोडोर मैमन ने। तो लेजर का आविष्कार इन्होंने 1960 में किया। चलिए अगला क्वेश्चन। न्यूक्लियर रिएक्टर के आविष्कारक कौन थे? एनरिको फर्मी, ठीक है, 1942 में। विद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी किसने की? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने 1864 में। फोटोग्राफी की खोज किसने की थी? धातु प्लेटों में, ठीक है, फोटोग्राफी की खोज किसने की थी? जे.एन. निपस ने 1826 में। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स वाट ने 1769 में। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? हैंस लिपर्शे ने 1608 में। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे? जॉन लोगी बेयर्ड, J.L. बेयर्ड, 1926 में, ठीक है। ट्रांसफार्मर की खोज किसने की थी? माइकल फेराडे ने 1831 में। प्रकाश के वेग को सबसे पहले किसने मापा था? ओले रोमर ने 1676 में। हाइड्रोजन बम का विकास किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने 1952 में। प्रत्यावर्ती धारा की खोज किसने की? निकोलस टेस्ला ने 1886 में। डीसी यानी डायरेक्ट करंट दिष्ट धारा की खोज किसने की? थॉमस एल्वा एडिसन ने 1882 में। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? कार्ल एंडरसन ने 1932 में। बैरोमीटर की खोज किसने की? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? एंजिलस्टा टोरिसेली ने 1643 ईस्वी में। परमाणु भट्टी में प्रयुक्त भारी जल जिसे D2O कहा जाता है, ठीक है, भारी जल की खोज किसने की थी? हेरोल्ड यूरे ने 1931 में। भारी जल को ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहा जाता है। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? जॉन्स जैकब बर्जेलियस ने 1836 में। रेडियो के आविष्कारक कौन थे? गुग्लियल्मो मार्कोनी, ठीक है, अक्सर इन्हें मार्कोनी ही लिखा जाता है। 1895 में इन्होंने रेडियो को बनाया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख वैज्ञानिक उपकरण और उसका उपयोग। किस उपकरण का उपयोग किस लिए होता है? वायु की गति और शक्ति को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? एनीमोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? बैरोमीटर। नेक्स्ट, जलयानों में सही समय का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? क्रोनोमीटर। विद्युत धारा की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? एमीटर। द्रव के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर। गैसों का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है? एरोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? ऑडियोमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन। हृदय की गति सुनने के लिए डॉक्टर किस उपकरण का उपयोग करते हैं? स्टेथोस्कोप। रक्त दाब मापने वाला उपकरण कौन सा है? स्फिग्मोमैनोमीटर। वस्तु का भार और गुरुत्वाकर्षण बल मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कमानीदार तुला का, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? लक्स मीटर। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? दूरबीन। जल के भीतर ध्वनि तरंगों की गणना करने वाला उपकरण कौन सा है? हाइड्रोफोन। समुद्र की गहराई मापने वाला उपकरण कौन सा है? फायदोमीटर। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? सिस्मोग्राफ। घूमती हुई वस्तु की गति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? टैकोमीटर। इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? डायनेमोमीटर। नेक्स्ट, आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइग्रोमीटर, ठीक है। वायु में आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल होता है। उच्च ताप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? पायरोमीटर, ठीक है। विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? गैल्वेनोमीटर। वायुयान की गति मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त होता है?
पिटॉट ट्यूब, ठीक है। वर्षा की मात्रा मापने वाला यंत्र कौन सा है? रेन गेज। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? विद्युत मोटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला उपकरण कौन सा है? डायनेमो या फिर जनरेटर। दृष्टि दोष के निवारण हेतु किस उपकरण का उपयोग होता है? लेंस का, ठीक है। इसमें कौन सा लेंस? दूर दृष्टि दोष हो तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष हो तो अवतल लेंस, ठीक है। पौधों की वृद्धि मापने वाला यंत्र कौन सा है? क्रेस्कोग्राफ। छोटी दूरियां मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? वर्नियर कैलिपर्स। विद्युत परिपथ में वोल्टेज मापने वाला उपकरण कौन सा है? वोल्टमीटर। विकिरण की उपस्थिति और मात्रा का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? गेगर मूलर काउंटर का। विभिन्न प्रकार की तरंगों को देखने और उनका विश्लेषण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग होता है? ऑसिलोस्कोप का। चलिए, लास्ट टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, वैज्ञानिक उपकरणों के आविष्कारक और उनका देश, यानी कौन से वैज्ञानिक किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये भी पूछा जाता है। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है। 1593 में इटली के थे ये। बैरोमीटर के आविष्कारक कौन थे? एंजिलस्टा टोरिसेली, ये इटली के थे। 1643 में इन्होंने बैरोमीटर का आविष्कार किया। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? हैंस लिफर्शे ने 1608 में, ये नीदरलैंड के थे। तो देखिए, कुछ आविष्कारक के बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं। डायनेमो का आविष्कार किसने किया? माइकल फैराडे ने, यूके के थे। 1831 में इन्होंने डायनेमो का आविष्कार किया। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने, 1816 में, यूके के थे। लिफ्ट का आविष्कार किसने किया था? एलिसा जी ओटिस ने, 1852 में, ये अमेरिका के थे। माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? जेनसेन और जाकारियास ने, ठीक है, 1590 में, ये दोनों नीदरलैंड के थे। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, 1876 में, ठीक है। स्कॉटलैंड अमेरिका दोनों देशों की नागरिकता थी इनके पास। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया था? हैरी हैरिसन ने और जेम्स हैरिसन ने, ठीक है। हैरी हैरिसन और जेम्स हैरिसन ने मिलकर 1850 में। राडार के आविष्कारक कौन थे? A.H. टेलर और लियो सी यंग, ठीक है। 1922 में इन्होंने राडार का आविष्कार किया। ये दोनों अमेरिका के थे। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया था? जोहानिस गुटेनबर्ग ने, 1440 में, ठीक है। ये जर्मनी के थे। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? रूडोल्फ डीजल ने, 1892 में, ये जर्मनी के थे। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? ब्लेज पास्कल ने, 1642 में, ये फ्रांस के थे। फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? लेविस ई वाटरमैन ने, 1884 में, अमेरिका के थे। घड़ी यानी पेंडुलम का आविष्कार किसने किया? क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने, 1657 में, ये नीदरलैंड के थे। टेलीग्राफ का आविष्कार किसने किया था? सैमुअल मोर्स ने, 1837 में, अमेरिका के थे ये। एयर कंडीशनर का आविष्कार किसने किया था? तो एसी का आविष्कार विलियस कैरियर ने किया था 1902 में, ये अमेरिका के थे, ठीक है। साइकिल का आविष्कार किसने किया था? कार्ल वॉन ड्रेस ने, 1817 में, ये जर्मनी के थे। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया? क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने, 1868 में, ये अमेरिका के थे। विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया था? शूलर व्हीलर ने, 1886 में, ये अमेरिका के थे, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पर होता है समाप्त। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और भी सब्जेक्ट्स का मास्टर वीडियो अवेलेबल है, हमारे चैनल का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।